जय हिंद साथियों, मैं विपुल राम शर्मा एक बार फिर आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। जी हाँ दोस्तों, देखें जरा, हिस्ट्री की क्लास में आपका स्वागत है। और हिस्ट्री में यूपी ट्रिपल एस सी पैट की हम आपको तैयारी करा रहे हैं, जिसके लिए 5 नंबर्स के लिए हमको जंग लड़नी है हिस्ट्री के लिए, है ना दोस्तों। तो देखेंगे जरा, इसमें हमको ज़्यादा डीप नहीं जाना है, सेलेक्टेड पोर्शन है जिस पर हमको अपना काम करना है, क्योंकि बाकी समय अपने और सब्जेक्ट्स को भी डिवाइडेशन करना है, उसके अकॉर्डिंग ही हमको काम करना है। तो देखेंगे जरा आप, लास्ट टाइम हम चल रहे थे तुगलक वंश में, तुगलक डायनेस्टी में, जिसकी जो टाइमिंग थी वो याद रखेंगे आप, 14 से 14 तक एडी ईस्वी तक आपको बताई गई थी। और तुगलक वंश की जो स्थापना है आप याद रखेंगे, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कौन थे इसके संस्थापक, फाउंडर कौन थे, याद रखेंगे आप, गयासुद्दीन तुगलक। और जिनके बाद आए थे कौन, मोहम्मद बिन तुगलक। और उनके बाद किन्होंने राज किया था, गद्दी पर कौन बैठे थे, फिरोज शाह तुगलक के बारे में हमने बहुत सारी बातें आपको बताई थी। विरासत का सिद्धांत भी इन्होंने दिया था, जिसका अगली संतान होगी वही गद्दी पर बैठेगा, ये भी इन्होंने ही सिद्धांत दिया था। इसके बाद की अगर मैं बात करूं दोस्तों, ध्यान देंगे आप, इसका बाद मैंने आपको वंशानुगत एकता प्रथा बताई थी, है ना, 50% वाली, कि अगर 50% अगर राजा का ही शासक, है ना, राजा का ही सैनिक किसानों के पास, लोगों के पास कर मांगने आएगा, तो लोगों को 100% नहीं देना होगा, केवल 50% कर देना होगा। लेकिन उस कर को राजा तक पहुंचाने में जितने भी सैनिक थे, वो सारे के सारे सैनिक क्या कर रहे थे दोस्तों, गलत इस्तेमाल कर रहे थे। मान लिया किसी ने दिया 50% कर, लेकिन उनको राज दरबार में जाकर उन्होंने बताया कि हमको तो भैया आज जो कर मिला है वो 20% मिला है, जबकि दिया कितना था बेचारे किसान ने, 50%, यानी 30% कौन खा गया, जी हाँ, वो राजा के ही सैनिक खा गए। और याद रखेंगे, फिरोज शाह तुगलक का जो काल था वो बहुत ही ज़्यादा दिल्ली सल्तनत का भ्रष्ट काल माना गया, क्योंकि उसमें राजा के अलावा सबने मौज ली दोस्तों, है ना। इतनी बात आप समझ रहे हैं। चलें अब आगे स्टार्ट करते हैं अपना, फिरोज शाह तुगलक से रिलेटेड कुछ बातें देख लेते हैं। देखेंगे आप ध्यान से, ध्यान देंगे आप, फिरोज शाह तुगलक, अगर हम इनकी बात करेंगे, तुगलक ने कुछ मुख्य नगर बसाए। जी हाँ, जैसे कि अगर हम बात करें कौन कौन से नगर इन्होंने बसाए हैं, ध्यान देंगे आप। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो अपने ही नाम के ऊपर इन्होंने रखा फिरोज शाह कोटला, जो आज भी है, आपने देखा भी होगा। इसके बाद की अगर मैं बात करूं, इसको ध्यान रखेंगे, फिरोज शाह कोटला का निर्माण किसने करवाया था, फिरोज शाह तुगलक ने कराया था। इससे आगे की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो याद रखेंगे आप, फतेहाबाद, फतेहाबाद भी किसने निर्माण करवाया था, याद रखेंगे आप, फिरोज शाह तुगलक ने इसका निर्माण करवाया था। और याद रखेंगे आप, जौनपुर में सिराज ए हिंद, जी हाँ, जौनपुर में भी किला इन्होंने ही बनवाया था। और किसकी याद में बनवाया था, याद रखेंगे आप, जूना खां की याद में, इसको नोट करके लिख लेंगे आप, जूना खां की याद में ये किला बनवाया गया था। चलिए जरा इससे आगे की अगर हम बात कर लें, देखेंगे जरा आप, चलें जरा भैया, तो ध्यान देंगे आप, इसके बाद बनवाया था नंबर 4 फिरोजाबाद। जल्दी से बताएंगे फिरोजाबाद क्यों फेमस है वर्तमान में, जल्दी से बता दें क्यों फेमस है फिरोजाबाद। जी हाँ, याद रखेंगे आप, चूड़ियों के लिए, इसको नोट करके ले ले बस, चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, इस बात को आप याद रखेंगे। चलें आगे, इतनी बात समझ में आ गई।
जल्दी से चलें जरा। तारीख-ए फिरोज शाही, याद रखेंगे इनके काल में तारीख-ए फिरोजा शाही लिखी गई। एक पुस्तक का नाम था, इस बात को आप याद रखेंगे। और किसके द्वारा लिखी गई थी? बर्नी के द्वारा। किसके द्वारा लिखी गई थी? यहाँ से सवाल बन जाता है, किसके द्वारा ये लिखी गई थी? तारीख-ए फिरोज शाही, बर्नी ने इसको लिखा था। इससे आगे की अगर हम बात करें, देखें, याद रखेंगे आप, फिरोज शाह तुगलक की अपनी आत्मकथा भी थी। और इस आत्मकथा की अगर हम बात करें, फुतुहात-ए फिरोज शाही आत्मकथा थी ये, याद रखेंगे आप, ऐसे लिख लेंगे आप, इनकी आत्मकथा फुतुहात-ए फिरोज शाही। ठीक है बच्चों, नाम याद रहेगा आपको, फुतुहात-ए फिरोज शाही एक आत्मकथा थी। जो आत्मकथा तो आप जानते ही हैं, यही खुद लोग लिखते हैं। तो क्या नाम था? याद रखेंगे आप, फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा का नाम फुतुहात-ए फिरोज शाही था। देखेंगे जरा आप, इन्होंने एक चांदी का सिक्का चलवाया था। इन्होंने एक चांदी का सिक्का चलवाया था। जी हाँ, इस नाम को याद रखेंगे, शशगनी। क्या नाम था इसका? इस नाम को आप याद रखेंगे। एक चांदी का सिक्का चलवाया था जिसका नाम क्या था? शशगनी। अच्छा, एक बात और आप याद रखेंगे, देखो, जब इन्होंने अशोका पर युद्ध किया था ना, तो याद रखेंगे आप, ये अशोक के दो स्तंभ खींच कर ले आए थे। जी हाँ, दो स्तंभों को उठाकर दिल्ली ले गए थे। समझ में आ रही है बात? और कौन कौन से वे स्तंभ थे, एग्जाम में पूछे जाते हैं, याद रखेंगे आप। एक को तो लाए थे हरियाणा से, जिसका नाम था टोपरा स्तंभ। कहां से था बच्चों ये? हरियाणा, HR। और दूसरा स्तंभ था मेरठ से। कहां से था? मेरठ से, जिसको प्रजा के द्वारा घसीट कर, सैनिकों के द्वारा घसीट कर ले जाया गया था। कुछ तो इसमें से रास्ते में ही टूट गए थे, बाकी जो मजबूत थे वो ऐसे के ऐसे ही राज दरबार में पहुंच गए। याद रखेंगे आप। इसके बाद एक बात और याद रखेंगे, 1368 में इन्होंने, याद रखेंगे, कुतुब मीनार की मरम्मत भी करवाई थी। किन्होंने करवाई थी? याद रखेंगे, फिरोज शाह तुगलक ने। देखो, इन्होंने काफी काम करवाए हैं, याद रखेंगे आप। क्या कराया इन्होंने? 1368 में कुतुब मीनार की मरम्मत करवाई थी। अब देखें जरा, इतनी बातें समझ में आ गई आपको? चलो जी, यहां पर इनका ये कार्यकाल खत्म हो जाता है। इससे आगे की अगर मैं बात करूं, याद रखेंगे आप। चलो जी, अब फिरोज शाह तुगलक का कार्यकाल यहाँ पर खत्म हो जाता है। इनके बाद कौन कौन से राजा यहाँ पर आएंगे और इस पर राज करेंगे, दिल्ली की गद्दी पर, देखते हैं। हालांकि हमारा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक था बच्चों, वो याद रखेंगे आप, फिरोज शाह तुगलक तक ही था। इससे बाद के भी मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन वहां से हमारे एग्जाम का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। तो ध्यान रखेंगे आप, लिखा देता हूं मैं आपको, देखेंगे जरा। ये लो जी, अब आगे देखेंगे आप। देखें भैया,
फिरोज शाह तुगलक के बाद चलो जी, अगर हम बात करें फिरोज शाह तुगलक तो 1388 में गायब हो गए थे, है ना। और 1388 में ही कौन आ गए थे, याद रखेंगे आप, 1388 में एंट्री हो जाती है मोहम्मद खान की, जिनका दूसरा नाम क्या था, गयासुद्दीन मोहम्मद खान। जी हाँ, याद रखेंगे, गयासुद्दीन मोहम्मद शाह नाम था, ऐसा लिखेंगे आप, मोहम्मद शाह, और अलग से नाम था मोहम्मद खान। जी हाँ, समझ में आ गई बात। इसके बाद की अगर मैं बात करूं तो याद रखेंगे 1388 से और 89 से, जी हाँ, 1 साल 2 साल मैक्सिमम, आगे का काल इतना ही रहेगा क्योंकि यहां से ज्यादा क्वेश्चन बनते नहीं हैं। तो याद रखेंगे गयासुद्दीन तुगलक शाह, इनके नाम आप याद रखेंगे, गयासुद्दीन तुगलक शाह। केवल 88 से 89 तक इन्होंने राज्य किया। इसके बाद आ जाते हैं 1389 से 90 तक, नाम याद रखेंगे, कौन नाम रखेंगे, अबू बकर शाह। जी हाँ, ये नाम याद रखेंगे, अबू बकर शाह जाते हैं। और इसके बाद 1390 से और 94 तक की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो याद रखेंगे नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह, नाम याद रखेंगे, ये आप सीखें। हालांकि यहां से क्वेश्चन बनना नहीं है, फिरोज शाह तुगलक तक ही हमारे सिलेबस में क्वेश्चन बनते हैं, फिर भी आप याद रखेंगे आगे का। उससे आगे 1394 से 95 की अगर मैं बात करूं, याद रखेंगे हमको कहां तक जाना है, 1414 तक जाना है। चलो 95 तक तो आ गया, तो 95 में कौन एंट्री होगी, याद रखेंगे आप, अलाउद्दीन सिकंदर शाह। इनका नाम याद रखेंगे, हुमायूं भी है, जी अकबर वाले नहीं है, ये अकबर वाले नहीं है, अकबर से पहले वाले हैं, जो वहां पर हुमायूं आने वाला है ना दोस्तों, उस वो नहीं है, उससे पहले एक और हुमायूं था जिसका नाम क्या था, अलाउद्दीन सिकंदर शाह। और कार्यकाल रहा 1394 से 1395 इनका कार्यकाल रहा। और अंतिम शासक आ जाता है जिन्होंने 1395 से 1414 तक कार्यकाल किया, और इनका नाम क्या था, नसीरुद्दीन महमूद। जी हाँ, याद रखेंगे आप, ये कौन थे, अंतिम शासक तुगलक वंश के, अंतिम शासक थे तुगलक वंश के। और नसीरुद्दीन महमूद की अगर हम बात करें तो याद रखेंगे आप, यहां से 2 हिस्सों में बात बट जाएगी। 2 हिस्सों में कैसे बट जाएगी, याद रखेंगे आप, एक व्यक्ति थे ख्वाजा जहां, ख्वाजा जहां ने जौनपुर को कंट्रोल ले लिया भैया। जी हां, जौनपुर नाम तो सुना ही होगा आप लोगों ने, कहां सुना था भैया जी, हमने जौनपुर नाम सुना था, जिन्होंने काका गा बुलवाई थी, अभी भी नहीं समझे आप लोग, है ना, काका गा किन्होंने बुलवाई थी, जी हाँ, गुड्डू भैया की बात कर रहे हैं। चलो जी, अब कंट्रोल लेने कौन आ गए हैं जौनपुर का, याद रखेंगे आप, जौनपुर पर राज प्रारंभ कर दिया। जी हाँ, अब जौनपुर का
कंट्रोल किसके हाथों में आ गया गुड्डू भैया? याद रखेंगे आप, ख्वाजा जहां। ये दोबारा से लौट कर आने वाले हैं कहानी में, इसलिए मैं इस बात पर थोड़ा ज्यादा गौर दे रहा हूं, याद रखेंगे आप। ठीक है बच्चों, जौनपुर, आप बात को ऐसा पढ़ें जैसे कोई कहानी सुन रहे हो, है ना, फिर आपके माइंड में वो छप जाएगी और कभी जाने वाली नहीं है। कैरेक्टर आप याद रखेंगे, इतने सारे मोहम्मद शाह के बाद नाम आता है नसीरुद्दीन महमूद, जिसको हमने बोला तुगलक वंश का अंतिम शासक, और 1395 से 1414 तक ये रहे। उसके बाद आ जाते हैं ख्वाजा जहां, जिन्होंने क्या काम किया याद रखेंगे आप, जौनपुर का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया, और याद रखेंगे कंट्रोल करते ही इन्होंने किसकी स्थापना की, याद रखेंगे शर्की वंश की स्थापना की। कौन से वंश की स्थापना की? शर्की वंश की। इसके बारे में भी हम बात करेंगे। इससे आगे की अगर मैं बात करूं तो याद रखना 1398 में तैमूरलंग आक्रमण करता है। कुछ बातें समझ में आ रही है? तैमूरलंग ने आते ही क्या कर दिया? सब कुछ अस्त व्यस्त कर दिया। दोस्तों ये रिलेटिव किसका था याद रखेंगे? बाबर का रिश्तेदार है। किसका रिश्तेदार है ये? बाबर का। अभी आगे आने वाले टाइम में हमको मिलने वाला है, जब हम मुगलों के बारे में पढ़ेंगे तब वहां पर बाबर का नाम आएगा। उसी के ये रिश्तेदार हैं तैमूरलंग, और इन्होंने इतना जबरदस्त आते ही अटैक करना स्टार्ट करा कि आपके जितने भी क्षेत्र है ना, ये याद रखेंगे मेरठ, हरिद्वार, गाजियाबाद, मोदी नगर, इन सबको एक तरफ से निपटाना स्टार्ट कर दिया, और तो सब जगह तोड़ फोड़ तहस नहस मचा दी। किन्होंने? 1398 में तैमूरलंग ने। समझ में आ रही है बात? और याद रखेंगे इन्होंने पूर्ण रूप से, इसको मैं लिख देता हूं यहां पर, पूर्ण रूप से भारत को लूटा। जी हां, जितना लूट सकते थे लूटा। इन्होंने गद्दी के बारे में कुछ सोचा ही नहीं, इन्होंने सल्तनत के बारे में कोई बात ही नहीं की। इन्होंने तो कहा कि बस भैया अपना झोला भर लो, अपना बिस्तरा भर लो, है ना, जितना ज्यादा लपेटा जाए उतना लपेट लो। इन्होंने शासन के बारे में सोचा ही नहीं। तो समझेंगे यहां से पतन स्टार्ट हो जाता है, और लगभग जितना भी बचा था यहां पर आके बिल्कुल एंड हो जाता है। अंतिम शासक की बात आए तो तैमूरलंग नहीं लिखेंगे आप, कौन लिखेंगे? नसीरुद्दीन महमूद लिखेंगे। समझ में आ गई बात? चलिए जरा, और इन्हीं का एक विश्वास पात्र था, याद रखेंगे इन्हीं का एक विश्वास पात्र था, जिसका नाम क्या था? ये तो लूट करके ले गए, और गद्दी पर किसको बिठाया? खिरज खां को। और खिरज खां याद रखेंगे, खिरज खां ने भैया किसकी स्थापना कर दी? लो जी भैया, सैयद वंश की स्थापना कर दी। और इस सैयद वंश का कार्यकाल जो रहा वो याद रखेंगे आप 1414 से 1451 तक रहा। समझ में आ रही है बात? अगर खिजर खां की बात करें तो याद रखेंगे आप ये 1414 से 1421 तक रहे। इसके बाद अगर गद्दी की बात करें तो खिरज खां के बाद गद्दी संभाली किसने? मुबारक शाह ने। जी हाँ, एक नाम यहां पर आ जाता है मुबारक शाह, और मुबारक शाह आ जाते हैं, याद रखेंगे आप, मुबारक शाह ने 1421 से लेके 34 तक गद्दी को संभाला। और मुबारक शाह के बाद की अगर बात करें तो आ जाते हैं कौन? मोहम्मद शाह। और 1434 से लेके 1445 तक राज करते हैं कौन? मोहम्मद शाह। और इसके बाद आ जाते हैं कौन? आलम शाह। आलम शाह। और 1445 से 51 तक राज करते हैं कौन? आलम शाह। समझ में आ गई बात? तो याद रखेंगे आलम शाह कौन थे? सैयद वंश के अंतिम शासक।
दोस्तों एक बात याद रखेंगे, शाह आलम, जी हाँ याद रखेंगे आप, शाह आलम कौन थे? शाह आलम याद रखेंगे आप, एक इकलौते ऐसे राजा रहे इतिहास में जिन्होंने अपनी मर्जी से गद्दी को छोड़ा। कोई युद्ध नहीं किया, किसी ने प्रेशर नहीं डाला, इनकी मर्जी आ गई, चलो भाई आज गद्दी छोड़ देते हैं और कहीं और चल के रहने लग जाते हैं शांति के माहौल में। इन्होंने तुरंत छोड़ दी, और छोड़ने के पीछे याद रहा किनकी बात आएगी, जिनके बारे में हम बात अब स्टार्ट करेंगे, जिन्होंने स्टार्ट किया था लोधी वंश। जी हाँ, यहां से याद रखेंगे आप, शाह आलम गद्दी से हटा दिए जाते हैं या ये खुद हट जाते हैं, अभी कहानी पढ़ेंगे उसमें समझ में आ जाएगा। और शाह आलम कौन थे? सैयद वंश के अंतिम शासक थे। तो सैयद वंश केवल छोटा सा ही काल रहा, खिजर कहां, मुबारक शाह, मोहम्मद शाह और आलम शाह अंतिम शासक, जिन्होंने अपनी मर्जी से गद्दी को छोड़ा। ऐसा आज तक किसी राजा ने नहीं किया। आलम शाह इसीलिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हुए थे, इन्होंने गद्दी की मोहमाया को त्याग दिया था। चलें भैया आगे, अब बात करते हैं हम आगे की, देखें जरा। और यहां से आगे जो शुरुआत होगी वो बहुत ही मजेदार है। चलें जरा, शाह आलम गद्दी से हट जाते हैं भैया, और गद्दी में हटाने में सबसे बड़ा जो साथ रहा वो किसका रहा? याद रखेंगे आप, बहलोल लोधी का। जी हाँ, किनका नाम सामने आया? बहलोल लोधी। बात समझ में आ रही है? और ये फाउंडर थे भैया, किसके फाउंडर थे? याद रखेंगे, लोधी वंश के। ये किसके फाउंडर थे? लोधी वंश के, जिसका कार्यकाल कितना रहा? 1451 से 1526। जी हाँ, बात समझ में आ रही है? अब लोधी वंश यहां पर स्टार्ट हो जाता है और तुगलक वंश सैयद वंश का एंड हो जाता है। याद रखेंगे, जौनपुर अभी भी साइड में है, किसकी जेब में है? याद रखेंगे आप, किनकी जेब में बताया था मैंने आपको अभी? जौनपुर ख्वाजा जहां, ठीक है, वो वापस लौट कर आने वाले हैं। चलो जी, बहलोल लोधी गद्दी पर आ जाते हैं, और गद्दी पर आ जाते ही इन्होंने क्या क्या किया, एक बात याद रखेंगे आप। बहलोल लोधी जो थे वो कहां से आए थे? याद रखेंगे आप, दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत के प्रथम कौन है दोस्तों? अफगानी शासक थे। जी हां, कौन थे ये? अफगानी शासक थे। याद रखेंगे आप, क्योंकि ये कहां से आए थे? अफगान से ये आए थे। चलो जी, और इनकी जाति क्या थी? याद रखेंगे आप, ये गिलजी जाति के लोग थे। ये कौन थे? गिलजी जाति के लोग थे। समझ में आ रही है बात? अब चलें जरा आगे, अगर बहलोल लोधी की हम बात करते तो 1451 से 1489 इतना कार्यकाल इनका रहता है। समझ में आ रही है बात? 1451 से 1489 इनका कार्यकाल बन जाता है। चलेंगे जरा, और याद रखेंगे इनका जो कार्यकाल है वो दिल्ली सल्तनत में सबसे बड़ा कार्यकाल है। जी हाँ, दिल्ली सल्तनत में सबसे बड़ा कार्यकाल। जी हाँ, दिल्ली सल्तनत में सबसे बड़ा राज्य है। कार्यकाल अगर पूछा जाएगा आपसे तो क्या नाम लेंगे आप? याद रखेंगे आप, बहलोल लोधी का नाम लेंगे। 1451 से 1489 इन्होंने राज किया। चलो जरा एक बात और याद रखेंगे, बहलोल लोधी कैसे शासक थे? गयासुद्दीन तुगलक के बाद जिनका 2 बार क्या हुआ था? राज्याभिषेक हुआ था, राज्याभिषेक किया गया था। समझ में आ रही है बात? चलो अब अपने आगे बात को बढ़ाते हैं। क्या बात बढ़ती है आगे? याद रखेंगे आप, देखो भैया, बहलोल लोधी जो थे, बहलोल लोधी
हमेशा दरी पर बैठते थे। गद्दी वद्दी नहीं थी भैया, दरी बिछाते थे, उसी पर बैठकर सारी सभा करते थे। समझ में आ रही है बात? और चलो जरा आगे, आगे की अगर मैं बात करूं, देखो याद रखेंगे दोस्तों, बहलोन लोधी क्या चाहते थे? बहलोन लोधी ये चाहते थे कि इनका जो बड़ा बेटा है, इनका जो बड़ा बेटा है बारबकशाही, बारबकशाह लोधी, याद रखेंगे बारबकशाह लोधी, ये बड़ा बेटा था। और छोटे बेटे की बात करें तो छोटा बेटा तो तहलका मचा देगा आते ही, अभी आने वाला है थोड़ी देर में। पहले बड़े के बारे में पढ़ लेते हैं बच्चों, है ना? पहले एक को समझ लें, फिर बड़े छोटे की बात करेंगे, क्योंकि अक्सर छोटा उस्ताद होता है और बड़ा बेटा सीधा होता है। बिल्कुल ऐसे ही इसी परिवार में था। तो देखो जरा, बहलोन लोधी क्या चाहते थे कि जो मेरा बड़ा बेटा है बारबकशाह लोधी, ये गद्दी पर बैठना शुरू करे, ये समझे कि लोग शासन कैसे करते हैं, प्रजा को कैसे संभाला जाता है, प्रजा की समस्याओं को कैसे सुना जाता है। तो इसके लिए दोस्तों इन्होंने क्या किया, आप याद रखेंगे, इन्होंने क्या काम किया, बड़ा खतरनाक काम किया इन्होंने। बहलोन लोधी ने क्या काम किया, ध्यान रखेंगे आप, इन्होंने क्या किया याद रखेंगे। बहलोन लोधी पहुंच गए भैया कहां, देखेंगे जरा, जी हाँ, बहलोन लोधी अपने बेटे के लिए चले जाते हैं जौनपुर। कहां पहुंच जाते हैं भैया, जौनपुर। और जौनपुर में कौन है, ख्वाजा जहां। और ख्वाजा जहां का बेटा कौन है, हुसैन शाह। कौन है वहां पर, हुसैन शाह। सरकी वंश था तो सरकी नाम आगे चलेगा। ये कौन था याद रखेंगे, ख्वाजा जहां के पुत्र, ख्वाजा जहां का पुत्र। ये कौन था, हुसैन शाह सरकी, ख्वाजा जहां का पुत्र को हराकर, देखो याद रखेंगे, बारबकशाह लोधी को क्या बना दिया भैया, वहां का गवर्नर बना दिया। अपने बेटे को भी गद्दी पर बैठा दिया और कहा कि अब भी फिर दोबारा देखेंगे कंट्रोल, फिर दोबारा से सत्ता के हाथ में आ गया। जौनपुर का कंट्रोल फिर दोबारा से अपने हाथ में ले लेते हैं कौन, बहलोन लोधी, जहां पर इनका सुपुत्र बड़ा बेटा बारबकशाही लोधी गवर्नर बन जाता है। बात समझ में आ गई? चलो जरा आगे देखेंगे, जरा आगे, इससे आगे की अगर मैं बात करूं, देखो दोस्तों याद रखेंगे, बहलोन लोधी आते गद्दी पर नहीं बैठ गए थे। मैंने क्या कहा, आलम जो थे, आलम शाह, मैंने क्या कहा, उन्होंने स्वयं गद्दी छोड़ी थी। उसके बाद गद्दी को पकड़ लिया किसने, बहलोन लोधी ने। इसके पीछे क्या राजनीति थी याद रखेंगे, बहलोन लोधी ने, देखो अब फोन तो होते नहीं थे, पहले क्या जाता था, पत्र जाता था। तो बहलोन लोधी ने एक लेटर पैड बना के भेजा सुंदर सा, किसके पास, आलम शाह के पास। क्या भेजा कि आपके पिताजी ने मुझको खिलाया है। समझ में आ गई बात, आपके पिताजी ने मुझको खिलाया है, मुझे बड़ा किया है, यानी कि जो संपत्ति आपकी है वो मेरी पर, मेरा भी उस पर उतना ही हक है। यानी कहने का मतलब ये है कि आप गद्दी से उतर जाइए और मैं अब गद्दी पर बैठूंगा और मैं इस सल्तनत को चलाऊंगा जिसको आप चला रहे थे। आलम शाह ने 1 मिनट नहीं लगाई, अब तुरंत लेटर पैड छपवाया, जी हाँ हुजूर, मेरे पिताजी ने आपको पाला है, यानी आप मेरे बड़े भैया हुए और मैं चल देता हूं बदायूं की तरफ। कहां निकल पड़ते हैं आलम शाह, बदायूं पहुंच जाते हैं और अपनी गद्दी सौंप जाते हैं किसको बच्चों, याद रखेंगे आप, अपनी गद्दी सौंप जाते हैं बहलोन लोधी को। और झटाक से 1451 में गद्दी पर आकर बैठ जाते हैं कौन, बहलोन लोधी। ये तो हो गई लोधी वंश के बारे में। अब इनके बेटे के बारे में हमने पढ़ लिया कि बारबकशाह लोधी आ जाते हैं कहां, जौनपुर का कंट्रोल लेने, और जो इनको मिल जाता है
है। चलें जरा, क्यों? क्योंकि उनके बाप का नाम कौन है? कालीन भैया, जिससे सब डरते हैं। चलो जी आगे। अब आगे की अगर मैं बात करूं तो ध्यान रखेंगे आप। हाँ जी, अब आ जाते हैं छोटे बेटे के बारे में। बस इनके बारे में इतनी बात यहाँ पर, इन्होंने ज़्यादा कुछ खास करा नहीं है, इसलिए यहीं तक इनकी बात रुक जाती है। अब बहलोन लोधी से आगे की बात करते हैं। जी हाँ, आपने एक बात सुनी होगी। क्या बात सुनी है? ध्यान देंगे बात को। बड़े मियाँ और छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। आप समझ रहे हैं इस बात का मतलब? देखो, बहलोन लोधी का अभी बड़े पुत्र की बात चल रही थी जो सीधा साधा था, जीत के दे दिया जौनपुर, कंट्रोल कर रहे हैं, चलो जी जिंदगी काट दी। लेकिन छोटे बेटे, याद रखना, छोटे बेटे का नाम जब सामने आया तो आंखें खुल गई सबकी। और छोटे बेटे का नाम क्या था बच्चों? याद रखेंगे दोस्तों, सिकंदर लोधी। जी हाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। चलो जी, इन्होंने जो तहलका मचाया भाई साहब, पूरा का पूरा भारत इधर से इधर कर दिया, जज्बात बदल दिए। बात समझ में आ रही है? सिकंदर लोधी ने क्या किया भैया? लोगों के जज्बात बदल दिए। समझ में आ रही है बात? कैसे कैसे बदल दिए देखो जरा। पहले इनका कार्यकाल देख लेते हैं, कितने टाइम तक ये रहे। याद रखेंगे 1489 से 1517 ये इनका कार्यकाल रहा भैया। ठीक है, ज्यादा नहीं है लेकिन फिर भी बहुत था। चलिए जरा, अब याद रखेंगे आप, इन्होंने सबसे पहले क्या क्या किया, ध्यान रखेंगे। 1504 में सबसे बढ़िया सवाल बनता है, आगरा नगर बसाया। आगरा किसने बसाया था भैया? याद रखेंगे 1504 में सिकंदर लोधी ने, बहलोन लोधी के छोटे मियाँ ने। चलो जी, और तुरंत 2 साल बाद 506 में क्या कर दिया भैया? दिल्ली को हटा के आगरा को राजधानी बनाया। क्या बना दिया? राजधानी बनाया। बात समझ में आ रही है? ठीक है, चलो जी अब आगे की बात करते हैं। इन्होंने क्या क्या कर दिया देखो। इन्होंने जो जुल्म ढाए भाई साहब, बड़े खतरनाक खतरनाक जुल्म इन्होंने हिंदुओं के पर चलाए हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ जब छोटा बच्चा पैदा होता है तो उसके जो पहला मुंडन होता है ना, या तो कुलदेवी पर होता है या फिर क्या होता है, गंगा जमुना के किनारे किया जाता है। भाई साहब इन्होंने वो भी बंद करा दिया। ध्यान देंगे आप, क्या क्या बंद करा दिया इन्होंने। इन्होंने कहा कि गंगा और जमुना में आप स्नान नहीं करोगे, चाहे कुछ भी हो जाए। सारी हिंदू धर्म के एंटी चीजें कर दी। गंगा जमुना में आप स्नान नहीं करोगे, चाहे आपका गंगा स्नान हो या ना हो। इसके बाद इन्होंने क्या बताया कि किसी भी बच्चे का मुंडन नहीं होगा। किसी भी बच्चे का, किसी भी जन्मे बच्चे का क्या होगा? मुंडन नहीं होगा। और दोस्तों याद रखेंगे आप, इन्होंने एक काम और किया। क्या काम किया इन्होंने? जो हिंदुओं के प्रमुख मंदिर थे, मथुरा, ज्वालामुखी मंदिर, देखो और भी सारे मंदिर थे इसमें, ये जितने भी मंदिर थे इन मंदिर को तोड़ा और इन मंदिरों के अंदर जिस जिस भगवान की मूर्ति थी उस मूर्ति के कई हिस्से कर दिए। और उन हिस्सों को कहां पर यूज किया गया? तराजू में यूज करा गया। तोड़कर एक और क्या रखा गया था? मांस का टुकड़ा। याद रखेंगे आप, देवी देवताओं की टूटे हुए पत्थरों से किसको तोला गया? मांस के टुकड़ों को तोला गया कसाई की दुकान पर। जी हाँ, मथुरा, ज्वालामुखी आदि मंदिरों को तोड़कर मांस के टुकड़ों को तोला गया। ये बात आप याद रखेंगे। देख रहे हैं कितना जुल्म ढाया था। चलो जी समझ में आ गई बात। मांस के टुकड़ों को तोला गया, देवी देवताओं की मूर्तियों को तोड़कर उनके क्या बनाए गए दोस्तों? बाट बनाए गए। आपने देखा होगा तराजू में एक तरफ बाट रखा जाता है, एक तरफ सामान। तो बाट की जगह तो क्या था? हिंदुओं के जो मंदिर थे उनकी मूर्तियां थी, टूटे फूटे हिस्से थे,
और एक और क्या था, ये मांस के टुकड़े रखे गए थे। इससे आगे की अगर मैं बात करूं, याद रखेंगे इनके काल में गज ए सिंदरी, समझ में आ रही है बात, क्या स्टार्ट किया गया था, गज ए सिकंदरी लागू किया गया था। ये एक यंत्र था जिसका मापक कितना होता था, 30 इंच। इसी के आधार पर जमीन बांटी जाती थी। समझ में आ गई बात, बस इस बात को आप लिख लेंगे नोट करके, इतना इसमें पूछा जाएगा। चलें जरा, इसके बाद याद रखेंगे दोस्तों, जो सिकंदर लोदी थे इन्होंने क्या स्टार्ट किया था, गुलरुखी शीर्षक से कविता लिखते थे। देखो दोस्तों, दिन में कविता लिखते थे टाइम निकलने पर, और रात को उन्हीं कविताओं को अपने राज्य के सबसे बड़े जो विद्वान होते थे, कम से कम 80 से 90 विद्वानों को अपने चारों ओर बैठाया जाता था, और उन्हीं के माध्यम से जो कविताएं लिखी थी, गुलरुखी जिनको बोला गया, उनको सुनते थे, अपनी कमियों को ढूंढते थे। समझ में आ रही है बात, और नई कविताएं भी वहीं पर बैठकर बनाते थे। कब तक, जब तक को उनको नींद ना आ जाए। समझ में आ रही है बात, चले जरा याद रखेंगे आप। इसी समय, इनके समय भारत में एक संगीत ग्रंथ लिखा गया जी, पहला ग्रंथ था ये, संगीत का प्रथम ग्रंथ था, जिसका नाम था लज्जत ए सिकंदरी। जी हाँ, याद रखेंगे आप, इसका नाम क्या था, लज्जत ए सिकंदरी, ये यहां पर लिखा गया था। बात समझ में आ रही है दोस्तों। चलें जरा, आपको स्क्रीन तो क्लियर हो रही है ना, चलो हाँ बिल्कुल एकदम बढ़िया स्क्रीन आ रही है। चलो आप मेहनत में लगे रहिए, है ना, जब मेहनत में लगे रहेंगे तो मुझको भी और ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा, जिससे कि मैं आपको और चीज़ें करा सकूं। जल्दी से इसको एक बार रिवाइज कर दें, मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ। चलें रिवाइज कर दें जल्दी से इसको एक बार। चलें भैया, इतना समझ में आ गया। चलो जी, इसके बाद अगर मैं बात करूं, याद रखेंगे, देखो एक बात और याद रखेंगे, सिकंदर लोदी जी हाँ 24 घंटे शेव बनाकर रहता था, दाढ़ी नहीं रखता था। ठीक है भैया। और आगे की अगर मैं बात करूं, इनकी जो मृत्यु हुई थी वो किसके कारण हुई थी, गले की बीमारी के कारण, गले की बीमारी के कारण। अब ये मत पूछ लेना कौन सी बीमारी हुई थी, इतना भी ज्यादा डीप सवाल नहीं पूछा जाएगा, सिंपल लैंग्वेज में बात की जाएगी। गले की बीमारी के कारण क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। इससे पहले जो राजाएं थे, अधिकतर राजाओं की मृत्यु लू लगने से होती थी, गर्मी ज्यादा होने की वजह से। चलें जरा, डिहाइड्रेशन। चलें जरा आगे की अगर मैं बात करूं, देखो जी, इससे आगे की अगर मैं बात करूं, यहां पर ध्यान देंगे आप, एक दो बात और इसकी नोट कर लेते हैं, फिर आगे चलते हैं इनके भी बड़े वालों के बराबर में। देखेंगे जरा क्या बात बताया गया। देखो इन्हीं के समय में एक वजीर हुआ करते थे इनके सिपाही, जिनका नाम क्या था, मियां भोइया। क्या नाम था, मियां भोइया। यहां से सवाल बन जाता है, कई बार याद रखेंगे आप। क्या नाम बताया था, इन्हीं के समय में एक वजीर थे जिनका नाम क्या था, मियां भोइया। और मियां भोइया ने क्या किया था, याद रखेंगे, मठ मस्जिद
मोट मस्जिद का निर्माण करवाया था, निर्माण करवाया था। बात समझ में आ रही है? मियां भोया ने क्या किया था? मोट मस्जिद का निर्माण करवाया था, याद रखेंगे आप। और इसको क्या बोलते हैं? इसका दूसरा नाम ढाल मस्जिद भी है। और कहां पर है ये? दिल्ली में है। बातें समझ में आ रही है? क्लियर इतनी बात? चलें जरा आगे। इससे आगे की अगर मैं बात करूं, याद रखेंगे मियां भोया ने एक और चीज लिखी थी, याद रखेंगे आप। मियां भोया जो थे, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी। क्या लिखी थी? इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम क्या था? फरहंग-ए-सिकंदरी। क्या नाम था? फरहंग-ए-सिकंदरी। इसको आप तिब्बत-ए-सिकंदरी भी बोल सकते हैं, याद रखेंगे आप। इसका नाम, दूसरा नाम क्या है? तिब्बत-ए-सिकंदरी। पहला नाम यही रखेंगे आज, फरहंग-ए-सिकंदरी। चलें जी, इतनी बात समझ में आ गई। इनका जो मकबरा बना था, यानी मरने के बाद जो इनको दबाया गया था, जो मजार बनाई गई थी, वो दिल्ली में बनाई गई थी, आज भी है, याद रखेंगे आप। चलें जरा इससे आगे की अगर बात करूं, देखो इनके समकालीन जो प्रसिद्ध व्यक्ति हुए थे, इनके समय में समकालीन प्रसिद्ध व्यक्ति, दो सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति थे। कौन कौन थे? एक तो थे भैया कबीरदास, और एक थे गुरु नानक, जो दोनों ही बड़े संत हुए। कबीरदास और गुरु नानक इन्हीं के समय में थे। और एक नाम और आ जाता है राणा सांगा। जी हाँ, एक नाम और आ जाता है राणा सांगा, ये भी इन्हीं के काल से रिलेट करते थे। चलो इतनी बात समझ में आ गई। चलें भैया इससे आगे की अगर मैं बात करता हूं, इसके बाद कौन एंट्री करता है भैया? 1517 में इनका हैप्पी बर्थडे हो जाता है और ये चल देते हैं स्वर्ग की ओर। चलो वो तो ही नहीं पता होगा बच्चों, इतने बुरे बुरे काम करने के बाद स्वर्ग कौन जाएगा और नर्क कौन जाएगा। चलें जरा अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। फालतू की बातों पर ध्यान देना नहीं है, क्योंकि ये हमारे किसी काम की नहीं है और ना ही ये एग्जाम में पूछी जाएंगी, है ना। चलें अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। लो जी, इसके बाद एक नाम और सामने आ जाता है। और क्या नाम सामने आता है? 1517 में कौन आता है भैया? इब्राहिम लोदी। जी हाँ, अंतिम शासक हैं भैया। 1517 में ये आते हैं और 1526 में निकल पड़ते हैं। चलो जी, इब्राहिम लोदी, याद रखेंगे लोदी वंश के अंतिम शासक, अंतिम शासक लोदी वंश के, और दिल्ली सल्तनत के भी। जी हाँ, यहाँ पर दिल्ली सल्तनत आपकी एंड होने वाली है। इसके बाद किनकी एंट्री होगी? मुगलों की एंट्री होगी, है ना, बाबर की एंट्री होगी। चलो जरा इस बात को स्टार्ट करते हैं, इब्राहिम लोदी से बात को प्रारंभ करते हैं और ये खत्म हो जाता है। फिर आज ही आपका ये दिल्ली सल्तनत का क्या होगा बेटा? अंतिम शासक होगा। चले जरा, और इन्होंने क्या किया? इन्होंने बहुत अजीबोगरीब बातें बताई। चलो जी, क्या क्या बातें बताई? इन्होंने क्या कहा? राजा का कोई सगा संबंधी नहीं होता है। जी हाँ, जब राजा गद्दी पर बैठेगा तो ना उसका कोई बेटा है, ना भाई है, ना माँ है, ना पत्नी है। याद रखेंगे आप, वो केवल एक राजा है और उसकी केवल कौन? एक प्रजा है, जिसके बारे में उसको बात करनी है। इसके अलावा कोई चर्चा नहीं करेगा। एक बात और, इब्राहिम लोदी ने क्या कहा कि जब राजा बैठेगा, अजीबोगरीब बातें होती हैं। देखो यहाँ पर, जब राजा बैठेगा तो क्या बताया? कोई खड़ा नहीं रहेगा। सॉरी, जब राजा बैठेगा तो सब खड़े रहेंगे। राजा के बैठने का मतलब है आप सब लोग उसकी इज्जत करेंगे, है ना। ऐसा ही होगा मेरे हिसाब से। चलो, इसके बारे में कहीं लिखा नहीं है, वैसे इस बात को आप याद रखेंगे। क्या कि जब राजा बैठेगा, यानी जब दरबार लगेगा तो राजा बैठेगा। इन्होंने क्या किया? सबकी कुर्सियां ही गायब करवा दी। जी हाँ, सबकी कुर्सियां ही गायब करवा दी, सब खड़े रहेंगे। केवल अकेला एक आदमी बैठेगा, जो कौन होगा? सुल्तान होगा, इब्राहिम लोदी होगा। चलो जी, उसके बाद यहां पर याद रखेंगे आप, इब्राहिम लोदी के बारे में एक बात आती है, याद रखेंगे आप। देखो दोस्तों, 1518 में
खतौली का युद्ध होता है। 1518 में खतौली का युद्ध होता है। और इस युद्ध की अगर हम बात करें तो उसकी युद्ध के बारे में कोई कंफर्म बात नहीं बताई गई है। ये किस किस के बीच में हुआ है, याद रखेंगे आप, राणा सांगा और किस किस के बीच में, इब्राहिम लोदी। देखो अब इसके बारे में बोला गया कि ये जो युद्ध है ये कैसा रहा, टाई हो गया। क्या हो गया भैया, टाई हो गया, यानी कि अनिर्णायक रहा। ऐसा क्यों कहा जाता है? देखो सीधी सी बात है, अगर राणा सांगा जीतता तो दिल्ली की गद्दी पर कौन होना चाहिए था, राणा सांगा, जो कि नहीं मिला। अगर इब्राहिम लोदी राणा सांगा को जीत जाता तो इसके स्थान पर मेवाड़ वगैरह का जो इलाका था उस पर कौन बैठा होना चाहिए था, इब्राहिम लोदी, जो कि नहीं बैठा। इसका मतलब क्या हुआ कि इन दोनों के बीच में जो युद्ध हुआ सही मायने में वो कैसा रहा, अनिर्णायक, टाई हो गया। चलो जिसके बाद एक नाम आता है, क्या, एक डेट आती है। इस डेट को आप ध्यान रखेंगे जी हाँ, बड़ी खतरनाक ये डेट साबित हुई। 21 अप्रैल 1526। ये काल बन गया दोस्तों, काल जानते हैं, ये काल बन गया किसका, दिल्ली सल्तनत का, है ना। चलें जरा, अब हुआ क्या था इस दिन 21 अप्रैल 1526 को, याद रखेंगे आप, इब्राहिम लोदी अपने खुमार में थे कि हमसे बड़ा कोई नहीं है, लेकिन यहां पर सामना हो जाता है बाबर से। लो जी, यहां पर बाबर की एंट्री हो जाती है। और इसी युद्ध का नाम क्या बोला गया था दोस्तों, याद रखेंगे आप, इसी का नाम था पानीपत का युद्ध, प्रथम, है ना। समझ में आ रही है। पहला युद्ध हुआ था 1526 में 21 अप्रैल, किस किस के बीच में, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में, है ना। और याद रखेंगे यहां पर कौन जीता था भैया, विजेता कौन बना था, बाबर, और हार जानते हैं हमारे कौन, इब्राहिम लोदी। यानी गद्दी पर अब कौन बैठेंगे, जो जीता वही सिकंदर और जो हारा वो बंदर। तो बंदर यहां पर किसको बोल दिया जाता है, इब्राहिम लोदी को बर्खास्त कर दिया जाता है। और गद्दी पर कौन बैठ जाता है, ये बैठ जाते हैं बाबर साहब। और इनके बैठते ही कौन सा काल प्रारंभ हो जाता है बच्चों, याद रखेंगे, बाबर के बैठते ही मुगल डायनेस्टी आ जाती है, प्रारंभ हो जाती है। समझ में आ रही है। 1526 से 1857 जिसका कार्यकाल रहेगा, जी हाँ, 1857 की फिर क्रांति आ जाएगी। चलो इतनी बात समझ में आ गई आपको। चलो इससे आगे, अच्छा यहां पर यह समझ में नहीं आया बाबर को लेकर कौन आया था, कौन आया था, इन्हीं के रिश्तेदार, जी हाँ, घर का बेदी लंका ढाए। और लोदी से, इब्राहिम लोदी के खिलाफ कौन थे, इन्हीं के रिश्तेदार थे। और उनका नाम क्या था, उनका नाम था भैया दौलत खां लोदी। इन्होंने इनको बुलाया था कि भैया आप आ जाइए और इनको हरा दीजिए, है ना। तो याद रखेंगे यहां पर आपकी दिल्ली सल्तनत खत्म हो जाती है और आरंभ हो जाता है दोस्तों मुगल साम्राज्य का। समझ में आ रही है बात, जिसका कार्यकाल 1857 तक रहेगा। काफी लंबा टाइम मुगलों ने यहां पर बिताया है। बाबर, हुमायूं, अकबर, सबके बारे में पढ़ेंगे बहुत मजेदार तरीके से। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी दोस्तों। आप कमेंट जरूर लिखा करें जिससे मुझको क्लियर हो जाए कि मेरी बातें आपको बिल्कुल समझ में आ रही हैं। और जो हमने एक मुहिम चलाई है उन सभी बच्चों के लिए जो पैसा खर्च नहीं कर सकते, समय खर्च नहीं कर सकते, दिन में कोई काम करते हैं या कहीं पर बिजी रहते हैं, वो जब भी टाइम निकालें अपना और अपनी तैयारी को रेगुलर रख सकते हैं। यही हमारी मुहिम है। बिना पैसा खर्च किए आप अपनी पढ़ाई, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें और अपने माँ बाप के सपने को पार कर सकें। बात समझ में आ रही है। बस दोस्तों इतनी बात आपको समझ में आ रही है। चलो जी, ये क्लियर हो गया। और यहां पर समाप्त हो जाता है कौन, याद रखेंगे यहां पर दिल्ली डायनेस्टी। लो जी, इसका एंड हो जाता है।
समझ में आ रही है बात। और इसके बाद स्टार्ट हो जाता है मुगलों का। जी हाँ, एक बार फिर आपसे मैं वही बात कहूंगा जो मैंने पहले दिन आपसे कही थी दोस्तों, याद रखेंगे ये अर्जुन बैच, ये याद रखेंगे मेरे लिए नहीं है, आपके लिए नहीं है, ये उन सब बच्चों के लिए है जिनके सीने में दर्द है, जिनके सीने में जलन है, जिनके सीने में आग है कुछ करने की, अपने माँ बाप के सिर को ऊंचा करने की। समझ में आ रही है बात दोस्तों? क्लियर है इतनी बात? इस बात को आप याद रखेंगे। चलें, अपनी पढ़ाई को रेगुलर रखें। समझ में आ रही है बात? याद रखेंगे, हार गया एक बार तो क्या, जीत की तेरी भूख ना जाए। फिर दोबारा सुनेंगे दोस्तों, एक दिन मैंने पहले भी आपको बताया था, हार गया एक बार तो क्या, जीत की तेरी भूख ना जाए। बन गर्जुन तू धनुष उठा, फिर बोल रहा हूं दोस्तों, बन गर्जुन तू धनुष उठा, इस बार निशाना चूक ना जाए। कितनी गलतियां क्यों ना हो दोस्तों, गलतियां उसी से होंगी जो गलतियां करना करेगा या कुछ सीखना चाहेगा। जब तक आपकी कॉपी में कट के निशान नहीं होंगे, जगह जगह स्लॉट नहीं बने हुए होंगे, याद रखेंगे, तब तक आप कुछ सीख नहीं सकते, और जब तक आप सीखेंगे नहीं तब तक आप कुछ बन नहीं सकते। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।